हर कोई जानना चाहता है क्या ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है और क्या ये सफल रहा। हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जॉनथन कॉनरिकोस की एक बेहद दिलचस्प बातचीत में शामिल हों, जो एफडीडी के सीनियर फेलो और आईडीएफ के पूर्व प्रवक्ता हैं। ये सवाल सबके मन में आता है। आज हम इसे ट्रू ईस्ट में विस्तार से समझेंगे। जॉनथन, ओना आपसे अच्छा लगा। शलोम डॉन, यहाँ आकर खुशी हुई। कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये हर किसी के दिमाग में है। क्या ये खत्म हो गया है? संक्षिप्त जवाब होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे अमेरिकी सहयोगियों द्वारा मानसिकता को लेकर गहरी गलतफहमी है कि शिया प्रतिरोध का क्या मतलब है, ईरानी शासन की असल प्रकृति क्या है और उन्हें सच में घुटनों पर लाने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ये वाकई संभव भी है। मुझे लगता है अमेरिकियों ने कई चीज़ें सही की हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानियों को क्षेत्र को ये बताने पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा, और राष्ट्रपति इस बारे में लगातार अपने रुख पर कायम रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी शासन के खिलाफ प्रभावी आर्थिक और सैन्य कदम उठाए हैं जो वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरी नज़र में ईरान पर अमेरिकियों द्वारा डाले जा रहे दबाव और पीड़ा से अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस वक्त प्रभावी आर्थिक नाकेबंदी के जरिए इसे वास्तव में समाप्त करने तक अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। और ईरानियों को प्रभावी ढंग से, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, आप जानते हैं, हार मानने के लिए या वास्तव में यह कहने के लिए कि हम आत्मसमर्पण करते हैं और उन शर्तों को मानते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने रखी हैं, इसके लिए भी अभी लंबा रास्ता तय करना है, जो उन्हें करना होगा। जिसका मतलब है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा और उन्हें अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए प्रभावी रूप से छोड़ना होगा। ईरानी शासन को ऐसी स्थिति में लाने के लिए मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने, दबाव बनाने की क्षमता और शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरानी शासन के पास मैं कहूँगा पीड़ा सहने की क्षमता ज़्यादा है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि देश के साथ, आम नागरिकों के साथ क्या होता है और इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। और साथ ही क्योंकि शिया संस्कृति में हारना और जीतना आपके, मेरे, अमेरिकियों, इजरायलियों और पश्चिमी लोगों की जीत हार की धारणा से अलग है। कैसे? उनके लिए उनके ऐतिहासिक संदर्भ में शियाओं के रूप में इस्लाम के अन्य हिस्सों के खिलाफ, लेकिन साथ ही अन्य धर्मों के खिलाफ भी एक हार, एक स्पष्ट सैन्य हार, वास्तव में एक अस्थायी झटका या यहाँ तक कि जीत के रूप में भी देखी जा सकती है। और अगर आप शिया इतिहास देखें, खासकर शिया ईरानी इतिहास, तो आप देखेंगे कि इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जहां वास्तव में शियाओं को युद्ध के मैदान में हार मिली थी, लेकिन वे इसे अपनी जीत बताते हैं और उन्होंने जीत की कहानियां गढ़ीं, जो फिर उनकी मानसिकता और उनके सामान्य सोच में एक निर्णायक जीत की घटना के रूप में बस गईं। हालांकि अगर आप इसे सैन्य और तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखें तो ये वास्तव में एक हार थी, और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अब तक अमेरिकी कार्रवाई की काफ़ी सराहना की गई है। मुझे लगता है इस समय में होना हमारे लिए सौभाग्य है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति को वो करते देखना जो उनके पूर्ववर्तियों से न हो सका, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता, दबाव बनाए रखने की योग्यता और वो करने का साहस हो जो अमेरिका, क्षेत्र और निश्चित रूप से इजराइल के लिए भविष्य के खतरे को रोकने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि अभी भी दूसरी तरफ के बारे में उनकी सोच क्या है, उन्हें क्या प्रेरित करता है और उन्हें उस ज़रूरी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वास्तव में क्या करना होगा, इस बारे में थोड़ी गलतफहमी बनी हुई है। कई लोग कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में संवर्धित यूरेनियम है तो समझौता नहीं होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ईरान में अभी भी संवर्धित यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा मौजूद है। यह अब भी है। लोग कहेंगे कि वे ये सब मध्यावधि चुनाव के कारण कर रहे हैं या उनके पास इसे पूरा करने का हौसला नहीं है। क्या कोई और रणनीति है? सिर्फ पीछे हटने के अलावा उनकी योजना क्या है? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं
वो बहुत प्रभावी तरीके से समय खरीदना है। घरेलू स्तर पर बाजार के हिसाब से, तेल की कीमतों के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के हिसाब से वो प्रभावी रूप से समय खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव का असर ईरानी शासन पर और ज़्यादा भारी पड़ने देने के लिए अधिक समय मिल रहा है। मुझे लगता है असल में बात यही है, ये दिखाना कि प्रगति हो रही है, ये बताना कि ईरानी सच में, आप जानते हैं, सीधे बातचीत कर रहे हैं, वे नरम पड़ रहे हैं और समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर ईरानी बाहर से ट्विटर पर वे बहुत सख्त हैं, बहुत माचो, बहुत सख्त बातें, बहुत दिखावा करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके कार्य वास्तव में उनके बयानों से मेल नहीं खाते। वे जो कह रहे हैं उसकी तुलना में बहुत कम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कम किया है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति हर स्तर पर दबाव बना रहे हैं, सेना, अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्रीडम ऑपरेशन भी इसी दबाव का हिस्सा है। ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच की अनुमति न देना, यही दबाव है। और ये तथ्य कि ईरानी जानते हैं कि अगर वे हालात को और बढ़ाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्त मार झेलनी पड़ेगी। अगर वे हालात को और बढ़ाते हैं और अगर वे अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करते हैं, अगर वे यूएई पर हमला करने से भी कुछ बड़ा करते हैं, जैसा कि उन्होंने दिखाया है कि वे ऐसा करने में सक्षम हैं, लेकिन वे यहाँ काफ़ी संवेदनशील स्थिति में हैं। और मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जो कर रहे हैं वो समय खरीदना चाहते हैं, ताकि शासन के खिलाफ जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका ज़्यादा असर हो सके और वे वास्तव में आकर कोई समझौता करें। और हाँ, आप जानते हैं, हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। आप और मैं, हमने कई साल पहले जेसीपीओए के बारे में बात की थी। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात को समझते हैं कि वो समझौता कितना दोषपूर्ण था। वो दोषपूर्ण क्यों था? बहुत, बहुत सारी वजहों से। लेकिन सबसे मुख्य वजह ये थी कि इसने ईरानी शासन को बम तक पहुंचने का कानूनी रास्ता दे दिया था। इसने उन्हें पैसे तक पहुंच दी, प्रतिबंधों को हटा दिया गया, इसने उन्हें तकनीक तक पहुंच दी। इसने उन्हें वो समय दिया जिसकी उन्हें हज़ारों, दसियों हज़ार बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने या खरीदने के लिए ज़रूरत थी। उनके पास मिसाइलों और परमाणु वॉरहेड्स के बीच मेल बैठाने का समय होता, और इससे उन्हें अंततः कानूनी रूप से समझौते के अंत में उच्च स्तर पर समृद्ध सामग्री रखने की क्षमता मिल जाती, जिससे वे हथियारों में बदल सकते थे और परमाणु बम बना सकते थे। कोई ये नहीं कह सकता था कि ईरान अपने कानूनी अधिकारों के भीतर नहीं था। यही जेसीपीओए था। इसी कारण ये दोषपूर्ण था। इसी कारण कई इजरायली और अमेरिकी लोगों ने कहा कि यह अच्छा समझौता नहीं है, और सऊदी, कई अन्य देश और यूएई ने भी यही कहा, और यूएई ट्रंप को लेकर आया। मुझे लगता है जब नेतन्याहू कांग्रेस गए और दुनिया के सामने खड़े होकर उन्होंने ये कहा, तो मुझे लगता है कि इससे उनकी ट्रंप के साथ आज के दौर तक की दोस्ती पक्की हो गई। मुझे लगता है ट्रंप ने ये देखा और कहा, देखो, पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो पूरे अमेरिका के सामने एक ऐसे शासन में जो इजराइल के लिए ज्यादा दोस्ताना नहीं है, खड़ा है और इसके लिए आवाज उठा रहा है। ऐसा न होने पर मुझे लगा ट्रंप के भीतर आग सी जल उठी। हाँ, मुझे लगता है हमें राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के मुद्दे पर अपने रुख में लगातार एक जैसा रहने के लिए श्रेय देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा स्पष्ट रहे हैं और यही कहा है। अपने पहले कार्यकाल, चुनाव प्रचार और सत्ता संभालने के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा स्पष्ट रहे हैं। और ये केवल अफसोसजनक है कि ईरानी शासन, आईआरजीसी ने यह गलती की है कि उन्होंने सोचा कि ये राष्ट्रपति भी बाकी लोगों की तरह हैं, जो सिर्फ औपचारिकता में कहते हैं कि हाँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। पहले भी कई राष्ट्रपतियों ने ये कहा, लेकिन कुछ नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप इसमें लगातार और स्पष्ट रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्थिति जिसमें हम हैं, इसे रोका जा सकता था। ईरानियों ने अपने लिए बहुत सारी परेशानियों को रोक सकते थे और कई जानें बचाई जा सकती थीं, अगर वे केवल सुनते और समझते कि नहीं, अब वे वही डराने धमकाने की रणनीति और वही बातचीत के तरीके से नहीं बच सकते। वैसे वे बातचीत व इस्तेमाल करने में बहुत माहिर हैं। उनके पास बहुत कुशल वार्ताकार हैं। उनके पास, मैं कहूँगा, विश्व स्तरीय वार्ताकारों की एक टीम है, जो कुशल, अनुभवी, समझदार हैं, जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और वे कूटनीतिक देरी का पूरा फायदा उठाते हैं। उन्होंने ये कुशलता से किया। अब वे राष्ट्रपति से मिलते हैं जो आर्थिक, राजनीतिक और मीडिया दबाव का अलग ढंग से जवाब देते हैं। वे डटकर पलटवार करते हैं और दबाव बनाए रखते हैं, और हमेशा एक जैसे रहते हैं, जो पहले नहीं देखा था।
इससे ईरानी व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है। अव्यवस्था इसलिए है क्योंकि वे ऐसे दुश्मन या प्रतिद्वंदी का सामना कर रहे हैं जो उनके अभ्यस्त व्यवहार से अलग तरीके से व्यवहार करता है, और क्योंकि वे उजागर हो गए हैं, उनकी सैन्य कमजोरी उजागर हो गई है, उनकी आंतरिक राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई है, उनका भ्रष्टाचार और ईरानी संसाधनों, उनके पानी, बिजली, तेल, बुनियादी ढांचे का उनका कुप्रबंधन, ये सब उजागर हो गया है और सबके सामने खुल कर आ गया है। शायद सबसे अपमानजनक ये है कि अमेरिका और इजराइल ने उन्हें कितनी गहराई से चोट पहुंचाई। आप जानते हैं, इससे एक सवाल उठता है। हम बातचीत की बात करते हैं, अब्बास अरगची इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को फोन करते हैं तो फोन कौन उठाता है? सही है, आप जानते हैं वो कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि वो अब्बास अरगची हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुज्तबा हैं, खामेनेई के बेटे। जब हमने उन्हें ये झटका दिया, उसके बाद ईरान में जमीन पर अभी क्या हो रहा है? चलिए पहले नेतृत्व की बात करते हैं, इससे पहले कि हम ईरान की जनता की बात करें। और मुझे नहीं पता कि हमें जनता के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, लेकिन फोन कौन उठा रहा है? असली ताकतवर लोग कौन हैं? मुझे लगता है कि हमें सावधानी से आकलन करना चाहिए, क्योंकि ईरान में क्या हो रहा है ये जानना मुश्किल है। वहाँ काफ़ी अनिश्चितता का माहौल है। ये अनिश्चितता है कि वास्तव में कौन जिम्मेदार है, कौन पहले है और कौन दूसरे नंबर पर है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि ईरानी निर्णय लेने और ईरानी कार्रवाइयों के संदर्भ में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वो हमें संकेत देता है, या हमें ये विश्वास दिलाता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वे कट्टरपंथी गुट के हैं और मूल रूप से IRGC है। कुछ जनरल्स हैं जो कमान संभाले हुए हैं। वे अपनी अलग कमांड चेन का इस्तेमाल करते हैं जो बाकी सब चीज़ों से अलग है। वही लोग तय करते हैं कि किस पर मिसाइल दागनी है और क्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग जहाज, यूएई में तेल सुविधाएं, अमेरिकी जहाज़ों के खिलाफ वही लोग ये फैसले ले रहे हैं। ईरानी व्यवस्था में जो अव्यवस्था दिखती है, उसकी एक दुर्लभ झलक तब मिली जब पेजेस्कियन, ईरान के राष्ट्रपति, ने ट्वीट कर इस बात पर अपनी निराशा जताई कि ईरान ने यूएई पर हमला किया है। जहां उन्होंने कहा, देखिए ये हमने नहीं किया और ये वास्तव में वो नहीं था जो हम करना चाहते थे। ये पहली बार नहीं है कि दूसरे नंबर के व्यक्ति, या जिसे दूसरा सबसे जिम्मेदार माना जाता है, वहाँ राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें सर्वोच्च नेता कहा जाता है। मुज्दा बहामिना किसके बेटे हैं? हमें ठीक से नहीं पता कि वो कितने प्रभावशाली हैं या उनके पास असल में कार्यवाही पर कितना नियंत्रण है। ऐसी रिपोर्टें हैं जिन्हें मैं प्रमाणित नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से एकांत में रहते हैं और वास्तव में IRGC द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वे उनके पद और उस पद की शक्तियों का उपयोग अपनी सही मानी नीति को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये एक काफ़ी प्रमुख आकलन है जो मैंने ज़्यादातर हलकों में सुना है। लेकिन फिर आपके पास पेजेश्कियान है जो शायद ईरानी नीति के एक अलग प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद थोड़े ज्यादा मध्यमार्गी। फिर भी मध्यमार्गी शब्द ही अजीब है। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम ईरान में किसी आधिकारिक प्राधिकरण के लिए मध्यमार्गी शब्द का कोई भी रूप इस्तेमाल करते हैं। वे उसी शासन का हिस्सा हैं जिसने ईरानियों का कत्लेआम किया है, ईरानी जनता को दबाया है, आतंक को फंड किया है और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाई है। जब पेजेश्कियन मध्यमार्गी होने की बात करते हैं तो मुझे उस पर बहुत संदेह होता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जो ऊपरी रणनीतिक स्तर पर कि अब क्या करना है और चीज़ों को यहाँ से कहाँ ले जाना है, इसको लेकर कुछ अव्यवस्था में दिखाई देता है। जब मैं देखता हूँ कि वे सैन्य स्तर पर क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक कारगर सैन्य तंत्र दिखती है। मैं देखता हूँ कि कोई शायद तेहरान से आदेश दे रहा है और उन आदेशों का पालन हॉर्मुज़ या दूसरी जगहों के युद्ध क्षेत्रों में हो रहा है। मैं देखता हूँ कि आदेश दिए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन्स छोड़े जा रहे हैं। ऐसा होने के लिए आपके पास एक सक्रिय खुफिया संग्रह प्रणाली होनी चाहिए, आपके पास संचार होना चाहिए, आपके पास लॉजिस्टिक्स होना चाहिए और आपके पास ऐसी सेनाएं होनी चाहिए जो आदेशों को लागू करने में सक्षम हो। ये सब अभी भी मौजूद है। तो जब अमेरिकी और कुछ इजरायली राजनेता ईरान की पूरी अव्यवस्था की बात करते हैं, तो वह वास्तव में सही नहीं है। एक सक्रिय सैन्य प्रणाली मौजूद है जो पहले की तुलना में कमज़ोर और थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन ये अभी भी काम करती है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे जब आप चींटी के ढेर पर पैर रखते हैं और अचानक आप उसे बीच से कुचल देते हैं। फिर आप देखते हैं कि सारी चींटियां अलग अलग दिशाओं में भाग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ईरान को फंसाया गया था। जब वे केंद्रीकृत थे
इसराइल और अमेरिका ने मुख्य केंद्र मिनटों में खत्म कर दिया। अब वे विकेंद्रीकृत हैं, उन्हें रोकना ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा सवाल है, अगर हमारे पास IRGC कमांडर हैं जो हरमुज के पास आदेश दे रहे हैं और जनरल हैं, तो उन्हें सिर्फ हथियार चाहिए जो शायद उनके पास पहले से हैं, ताकि वे दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग लेन को धमका सकें। हाँ। तो अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो आपको क्या लगता है अमेरिका की रणनीति क्या होगी इसे संभालने के लिए, जो कि एक बहुत ही कठिन विकेंद्रीकृत, कुछ हद तक स्वायत्त खतरा है जो असल में पूरी दुनिया को एक झटके में रोक सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, आगे क्या होगा? और अगर हम फिर से लड़ाई पर लौटते हैं, अगर ईरानी यह चुनते हैं कि वे सैन्य तनाव बढ़ाकर खुद को उस दबाव से आज़ाद करने की कोशिश करें, जो अमेरिकी ईरान पर प्रभावी ढंग से बना रहे हैं, तो यह विकल्प है कि वे सैन्य कार्रवाई का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उस कड़ी को चुना जो उन्हें सबसे कमज़ोर लगी, यानी UAE और फुज़ैरा व अन्य जगहों के तेल संसाधनों पर हमला किया। UAE ने खुद को काफ़ी अच्छी तरह से सुरक्षित किया है, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। अगर ईरानी इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो शायद अमेरिका की तरफ से उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप नक्शा देखें, मैंने कंट्रोल से कहा था कि यहाँ नक्शा दिखाएं। क्या आप बता सकते हैं कि हरमुज के आसपास से ये कैसे चलेगा, जैसे वहाँ अमेरिकी सेना हो? हाँ, मेरा मतलब है। हमारे पास अमेरिकी सेना इस नक्शे के बाहर भी है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो है नक्शे के दाहिने हिस्से में पश्चिमी भाग, जहां UAE लिखा है, ठीक उसके ऊपर। वो हरमुज जलडमरू मध्य का सिरा है। और फिर निश्चित रूप से हमारे पास इस क्षेत्र में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे का असली केंद्र है। बिल्कुल, कतर, UAE और सऊदी अरब, कुवैत, और इन्हें रंग से नहीं दिखाया गया है। यह खास द्वीप में ईरानी तेल सुविधाएं हैं, जो फारस की खाड़ी या अरब खाड़ी के उत्तरी हिस्से में है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं वो मौजूदा तेल और गैस का बुनियादी ढांचा है, जिसे शायद निशाना बनाया जाएगा। बहुत संभव है कि ईरानी इसे निशाना बनाएंगे। यहाँ ईरानी विकल्पों और उनके पास युद्ध से पहले और अब मौजूद साधनों की तुलना करते हैं। तो उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। उन्होंने इजराइल में नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया है। उन्होंने इजराइल में तेल, गैस और बिजली पर हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने सैन्य बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया है। उन्होंने पाइपलाइन पर हमला किया है ना? उनकी पाइपलाइन कुछ हद तक चल रही है। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वो अभी काम कर रही है। उन्होंने उस पर करीब 3-4 हफ्ते पहले हमला किया था। मेरी जानकारी के अनुसार उसे इतना ठीक कर दिया गया है कि उसमें प्रवाह हो सके। और यह जो कुछ भी हम देख रहे हैं और अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तेल और गैस, रिफाइनरी, स्टोरेज डिपो और बाकी हर चीज़ से जुड़ा है, जो बहुत संवेदनशील और बेहद महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। संभव है ये ईरानियों के निशाने पर हों। मुझे लगता है उनके पास अच्छी जानकारी है। ये अचानक का मिशन नहीं, बल्कि इसकी तैयारी के लिए काफ़ी समय था। मुझे पूरा यकीन है कि ईरानियों के लक्ष्य सूची में ज़्यादातर चीज़ें पहले से हैं, इसलिए लगता है वे इसी के लिए जाएंगे। सवाल ये होगा कि क्या वे हूथियों को सच में अपना दूसरा क़यामत का हथियार इस्तेमाल करने के लिए कह पाएंगे, जो उनके पास आखिरी विकल्प है, और वो है बाबुल मंदेब जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात को बंद करने की कोशिश करना, जो यमन और अफ्रीका के हॉर्न, सोमालिया, इरिट्रिया और उस इलाके को जोड़ता है। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जिन कारणों का मुझे और ज़्यादातर लोगों को अब भी पता नहीं है, मैं कहूँगा उन्होंने या तो ऐसा न करने का फैसला किया है, या वे ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। और यही एक बड़ा सवाल है कि क्या वे भविष्य में ऐसा कर पाएंगे या नहीं। अगर वे ऐसा करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए एक बड़ा खतरा होगा, और इससे तेल निर्यात पर दबाव बढ़ जाएगा। मैं कहूँगा कि किसी भी स्थिति में बाब अल मंदब क्षेत्र और स्वेज नहर में समुद्री यातायात की मात्रा इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक कम हो गई है। सुरक्षा के कारण इसका अधिकांश हिस्सा अफ्रीका के चारों ओर जा रहा है। फिर भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। तेल और गैस को निशाना बनाना एक और कदम होगा। दूसरा, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की कोशिश करना, और शायद छोटे कमज़ोर खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना।
मैं उम्मीद करता हूं कि वे इज़राइल पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो अब तक सफल नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलें दागने के बावजूद उनकी कोशिशों से उन्हें बहुत कम हासिल हुआ है। और इसके जवाब में अमेरिका और इज़राइल पहली बार ये फैसला कर सकते हैं कि अब वे पूरी ताकत से जवाब देंगे, क्योंकि दोनों देश अब तक अपनी नीति और फैसले के तहत संयम बरतते हुए लड़ रहे थे। वो कैसा दिखेगा जॉनथन? कम से कम 16,000 गोले ईरान पर गिराए जा चुके हैं। बहुत लोगों को तो ये कुछ खास नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल, बाहरी दुनिया के लिए। पर वो कैसा दिखेगा? मेरा मतलब है अब तक जो किया गया है वे असल में सिर्फ सैन्य इस्तेमाल के सैन्य ठिकाने हैं। तो दोहरे इस्तेमाल वाले ठिकानों पर या तो हमला नहीं हुआ है या बहुत ही कम हुआ है। ईरान की लगभग सारी ऊर्जा, परिवहन, संचार, पानी और सड़क की बुनियादी ढांचे को छुआ तक नहीं गया है। ये नीति के तहत, एक फैसले के तहत किया गया है, क्योंकि यहाँ का अंतिम उद्देश्य निश्चित रूप से ईरान के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करना है और उनकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना ईरान के लोगों के लिए आखिरकार इस हालत से उबरना, अपने देश को वापस पाना और एक समृद्ध भविष्य पाना और भी कठिन बना देगा। यही शायद मुख्य कारण है कि अमेरिका और इज़राइल ने शुरुआत में ऐसा नहीं किया। अब शायद ये बदल जाएगा। मुझे लगता है कि कई बुनियादी ढांचे हैं जो आईआरजीसी के काम आती हैं और उसकी लॉजिस्टिक्स का समर्थन करती हैं। ये कमांड और कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई या ईरान के युद्ध प्रयासों को आसान बनाने वाली किसी भी अन्य कोशिश का हिस्सा है। इन्हें निशाना बनाया जाएगा। एक और बात, जैसा आपने पहले कहा था, आईआरजीसी नेतृत्व, मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए चौंकाने वाला है। अगर वे आईआरजीसी नेतृत्व पर नज़र रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ हमारी बात से ध्यान देंगे, लेकिन इसमें शामिल सभी पक्षों, सीआईए, मोसाद, इजरायली वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना द्वारा उन्हें निशाना बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। और ईरानी नेतृत्व की तीसरी पीढ़ी को ख़त्म करने के लिए 2 महीने या 3 महीने से भी कम समय में, जो महत्वपूर्ण होगा, और ये लगातार जारी है। मुझे लगता है कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं, इस समय ज़बरदस्त और गहन खुफिया काम किया जा रहा होगा। अमेरिका और इज़राइल हालात की पर्याप्त समझ हासिल करने के लिए और उम्मीद है कि एक निश्चित स्तर की सफलता के साथ उसे दोहराने में सक्षम होने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में जब खामिना और लगभग 40 अन्य वरिष्ठ ईरानी नेता थे, उन्हें मार गिराया गया था। तो नेता, बुनियादी ढांचा और निश्चित रूप से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, मैं कहूँगा कि वो अलग है, क्योंकि उसे केवल हवाई अभियान तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो है एक ऐसी संयुक्त शक्ति होनी चाहिए जिसमें वायु, स्थल, समुद्र, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, स्पेक्ट्रम और बड़े पैमाने की खुफिया क्षमता शामिल हो। ये एक सैन्य अभियान है जिसे सेंटकॉम करने में सक्षम है और वे काफ़ी समय से खुद को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। उनके पास खुफिया जानकारी है, उन्हें पता है क्या करना है, लेकिन यह मिशन राष्ट्रपति के आदेश पर ही होगा। किसी को कहना होगा, जाओ होर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलो और सुनिश्चित करो कि ईरानियों के पास फिर से अंतर्राष्ट्रीय यातायात में बाधा डालने की क्षमता न हो। इसका मतलब है कि अमेरिका को वास्तव में संभावित हताहतों के परिणामों का सामना करने की इच्छा होनी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से हम सभी उम्मीद करते हैं कि कम और नगण्य होंगे। लेकिन जब आप इसे सैन्य दृष्टिकोण से देखते हैं, तो बल प्रयोग करके हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना एक ऐसा मिशन है जो संभवतः चुनौतीपूर्ण होगा। मेरी समझ के अनुसार जो आकलन किए गए हैं, उसे पूरा करने में कुछ हफ्ते लगेंगे। लेकिन इस क्षेत्र के अन्य मिशनों की तरह अमेरिका के पास फायर पावर, खुफिया और लॉजिस्टिक्स हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे करना है या नहीं करना है। इस हफ्ते भी, इसी हफ्ते के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप के ये कहने से पहले कि एक समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है, उनके पिछले ट्रुथ सोशल कमेंट्स में से एक था कि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है तो इसमें लगभग 3 हफ्ते लगेंगे। इसी समय युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने ये टिप्पणी की कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अमेरिका को होर्मुज़ पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से ये सिर्फ दिखावा और भ्रम भी हो सकता है। आप जानते हैं, मछली पकड़ने के लिए पानी को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है, जैसा कि आपने कहा,
जब तक कोई सैन्य जवाब नहीं होती तब तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। हाँ, मेरा मतलब है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जितना मैं समझता हूँ, ये एक जटिल सैन्य चुनौती है। ईरानियों ने खुद को वहाँ अच्छी तरह से स्थापित कर लिया है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास के तटीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे तैयार किए हैं। उनके पास वहाँ प्रभावी फायरिंग पोजीशन है, मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिन्हें उन्होंने गुफाओं के सिस्टम में खोदकर और छुपा कर रखा है, जिनका मुंह कई मील दूर खुलता है और जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। और मेरी सैन्य दृष्टि से ये एक ऐसा मिशन है जिसमें ज़मीन पर सैनिकों की ज़रूरत होगी। इसके लिए या तो स्पेशल फोर्सेस या रेंजर्स या मरीन या कोई भी ऐसी फोर्स चाहिए जो या तो हवा से उतर सके या समुद्र के रास्ते उतरकर ज़रूरी इलाकों पर कब्जा कर सके। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मिशन है जिसे सिर्फ हवा या समुद्र से किया जा सकता है। अगर अमेरिका वाकई में ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरानियों के पास क्षेत्र में किसी भी जहाज़ पर हमला करने की कोई क्षमता ना रहे, जो कि वे शायद कोशिश करेंगे। क्योंकि जलडमरू मध्य को सच में खुला रखने के लिए उसे काफ़ी सुरक्षित होना चाहिए। सिर्फ किसी सैन्य जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और जैमर के साथ गुजरने के लिए नहीं, बल्कि एक निहत्थे धीरे धीरे चलने वाले विशाल मालवाहक जहाज के लिए भी ऐसा होना चाहिए। बीमा कंपनियों को भी इतना सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि वे ये कर सकें। यही असली मानक बनेगा। तो अगर आप वाकई इसे खोलना चाहते हैं और इसे बलपूर्वक करने जा रहे हैं तो इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, लेकिन फिर भी अमेरिका के पास ऐसा करने की क्षमता है। मुझे लगता है वे ये अकेले नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, हवाई हमले, खुफिया जानकारी और अन्य संसाधनों में इजराइल की भागीदारी होगी। युद्ध सचिव पीट हैग्सेथ से इस हफ्ते पहले पूछा गया कि क्या अमेरिका और इजराइल के उद्देश्य समान हैं? मुझे नहीं पता सवाल पूछने वाला वही था या नहीं। शायद उसे पता था कि अमेरिका ऐसा सार्वजनिक बयान देने वाला है। पीट हैग्सेथ ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टीयरिंग सिर्फ एक के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इसमें दो दिलचस्प पहलू हैं। एक ये कि हमारे उद्देश्य थोड़े अलग हो सकते हैं, और दूसरा ये कि कम से कम उनकी नज़र में गाड़ी चलाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि इजराइल इससे पूरी तरह से लंबे समय के लिए सहमत है या नहीं। शायद थोड़े समय के लिए हो सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, यहाँ किस तरह के अलग अलग उद्देश्य हैं, और क्या इजराइल थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा है? मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें इजराइल और हमारा सीधा हित है। अमेरिकियों के पास आप जानते हैं रणनीतिक तैनाती और शक्ति प्रक्षेपण से जुड़ी समस्याएं हैं, और उनका नज़रिया है आप जानते हैं चीन के साथ शक्ति की प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने की क्षमता, तेल बाजार, संसाधनों तक पहुंच आदि। इजराइल के लिए हमारा नज़रिया है कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। ये इजराइल की अस्तित्व में बने रहने, अपनी रक्षा करने और अपने नागरिकों को सामान्य और सुरक्षित जीवन जीने देने की क्षमता है। तो ज़ाहिर है यहाँ एक अलग नज़रिया है, और निश्चित रूप से जो परिणाम अमेरिका के लिए पर्याप्त होंगे वे शायद वही न हो जिनकी इजराइल को चाहत है। मुझे लगता है हमारे देश की आकांक्षाएं जो लंबे समय से ईरानी आक्रामकता का शिकार हैं, अलग है। चाहे वो सीधी ईरानी आक्रामकता हो, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, हूथी, इराक या सीरिया में ईरान के प्रतिनिधि हों, या ऊपर बताए गए सभी मिलकर हों, हमारा नज़रिया कहीं ज़्यादा है। चलिए इस शासन को हटा देते हैं क्योंकि इसने बहुत गलत किया है, ये क्षेत्र में बहुत अस्थिरता लाने वाला कारक है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका स्पष्ट फोकस और आधिकारिक लक्ष्य है, जो है इज़राइल राज्य को नष्ट करना। तो हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ एक अंतर है कि इज़राइल आखिरकार क्या करना चाहेगा, और वो है शासन को गिराना और खुद हम सबको और इस क्षेत्र को सबसे बड़े अस्थिरता फैलाने वाले और ख़तरनाक कारक यानी ईरानी शासन से छुटकारा दिलाना। जबकि अमेरिका शायद मौजूदा शासन के साथ रह सकता है, बशर्ते वो कमज़ोर, दबा हुआ और परमाणु क्षमताओं के बिना हो, जिसे मजबूर किया गया कि वो बातचीत में आए और हस्ताक्षर करे। वो कहता है हम संवर्धन नहीं करेंगे और संवर्धित सामग्री सौंप रहे हैं, जो शायद अमेरिकियों के लिए ये कहने के लिए काफ़ी होगा ठीक है मिशन पूरा हुआ, और वे इसे काफ़ी न्याय संगत तरीके से कह सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि इज़राइल या क्षेत्र में किसी को भी फैसले करने वाले पर कोई संदेह है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप फैसले लेते हैं। अब तक कई बातें हुई हैं जो इज़राइल को पसंद नहीं आईं। मुझे लगता है इज़राइल चाहता था कि चीज़ें अलग होती। यहाँ ताकत का एक साफ क्रम है
और अमेरिका सबसे आगे है, जो एक वैश्विक महाशक्ति भी है। और वे सभी लोग जो ये दावा करते हैं कि आप जानते हैं पूंछ ही कुत्ते को नचा रही है, वे शक्ति संतुलन अमेरिका और इजराइल के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह से गलत समझते हैं। और मैं कई कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे इजराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और दबाव को रोकने और सीमित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की दूसरी प्राथमिकताएं हैं। इज़राइल को हमास का पूरी तरह से सफाया करने से रोक दिया गया था। इज़राइल से कहा गया है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले न जारी रखे। भले ही दुश्मन कमज़ोर हो चुका है, पर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। जब दुश्मन कमज़ोर हो तब दबाव बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन इज़राइल से ऐसा न करने को कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति काफ़ी स्पष्ट है कि मामला कहाँ खड़ा है। अब लेबनान चलते हैं, क्योंकि आपने हिजबुल्लाह और इजराइल के मानो सीमा पर ही अटके होने की बात की थी। इजराइल फिलहाल लेबनान की अहम ऊंचाइयों पर काबिज है और हिजबुल्लाह पर नजर रख रहा है, जबकि हिजबुल्लाह हालात के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। वहां ड्रोन युद्ध तेजी से हो रहा है और इजराइल अपने सैनिक खो रहा है। हर सैनिक कीमती है, संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें नुकसान हो रहा है। हमारी स्थिति क्या है? क्या आप बता सकते हैं आज लेबनान में हम कहाँ हैं? हाँ, तो जो आईडीएफ ने किया है वो मेरे लिए जाना पहचाना सा लगता है। जब मैं जवान सैनिक था, मैंने दक्षिणी लेबनान में लड़ाई लड़ी और ब्यूफोर्ट कैसल के पुराने क्रूसेडर किले में तैनात था, जो लितानी नदी के पार, नबातिया और अरनून के पास है। तो जो हम देख सकते हैं वो एक तरह से काफ़ी मिलती-जुलती लाइन है, जिसे आम बोलचाल में पीली लाइन कहा जाता है, जो कि सीमा से कुछ किलोमीटर दूर इजरायली सैनिकों की अग्रिम तैनाती है। ये इलाका उस क्षेत्र से थोड़ा बड़ा है जो इजराइल के पास 1982 से 2000 तक था। कुछ खास इलाकों में ये थोड़ा बड़ा है। ये लितानी नदी के पार है और कुछ हिस्से जो पहले शामिल नहीं थे, वे आज इसमें शामिल है। सबसे ज़रूरी है मुझे लगता है इजरायली सैनिक वहाँ क्या कर रहे हैं। ये वो तरीका नहीं है जो इज़राइल ने 90 के दशक के अंत में अपनाया था, जिसमें इज़रायली सैनिक स्थायी किलों में तैनात रहते थे और मूल रूप से हमलों का इंतज़ार करते थे और बस। वे इज़रायली समुदायों और हिज़्बुल्लाह के बीच बफर बनने की कोशिश करते थे। इज़राइल जो अब कर रहा है, वो वास्तव में इलाके की ज़मीनी बनावट और परिदृश्य बदल रहा है और हिज़्बुल्लाह के लिए उस क्षेत्र में इज़रायली नागरिकों के खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल करना आने वाले समय में बहुत मुश्किल बना रहा है। ये कैसे किया जा रहा है? जो बुनियादी ढांचा हमने अपनी आंखों से देखा था कि हिज़्बुल्लाह इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, उसे हटाकर, उसे तोड़कर। और मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जो आम आदमी की नज़र में, जिसके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं है, एक आम नागरिक का घर लगता है। दक्षिणी लेबनान में पूरे के पूरे गांव हैं, शिया गांव। पश्चिमी सेक्टर में आशैब, पूर्वी सेक्टर में अल ख़याम, और भी कई अन्य, मेतुल्ला, एलाडेस और खलाया के आसपास का पूरा इलाका और कई अन्य जगहें जो आम नागरिक गांवों जैसी दिखती थीं, लेकिन वे हिज़्बुल्लाह के गढ़ थे, जहां लगभग हर घर का इस्तेमाल हिज़्बुल्लाह द्वारा किया जाता था, या तो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए, या ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, या इजराइल पर फायरिंग करने के लिए, या ज़मीन पर या सुरंग में लड़ाके तैनात करने के लिए, या ऊपर बताए गए सभी कामों के लिए। तो जो इजराइल अभी कर रहा है, और ये आगे सामरिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बस उन इलाकों को साफ करना है। जब भी हमारे दर्शकों को इजराइल आकर उत्तरी सीमा देखने का मौका मिले, मैं उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बदल रहा है। ये इजरायलियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहतर हो रहा है और अब वहाँ एक अधिक स्थायी बफर जोन बनने जा रहा है। भले ही इजरायली सेना वहाँ से पीछे हट जाए, जिससे हिजबुल्लाह के लिए लेबनानी नागरिक ढांचे का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, पर यह केवल सामरिक स्तर पर है। ये रणनीतिक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार हैं जो बफर जोन से कहीं अधिक दूर तक पहुंच सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं वो एक तरह का, आप जानते हैं, बहुत लचर सा युद्ध विराम है, जो आज कागज पर आधिकारिक रूप से है। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम है। असलियत में उत्तरी इजराइल में आखिरी बार सायरन
ठीक 2 घंटे पहले बजे थे और वहाँ लगातार अलार्म और हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा, आईडीएफ लगातार ऑपरेशन कर रही है। कोई बड़ी घटना नहीं हो रही, हम लेबनान या बेका घाटी में हमला नहीं कर रहे और हिजबुल्लाह के सबसे संवेदनशील ठिकाने फ़िलहाल अमेरिकी निर्देशों के अनुसार निषिद्ध हैं और जो हमारे पास बेरूत और अन्य स्थानों पर है। हाँ, हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां लेबनानी और इजरायली दोनों पक्षों की सद्भावना और अच्छे इरादे हैं। असलियत यह है कि कोई भी हिजबुल्लाह को निरस्त्र नहीं कर रहा है। लेबनानी सरकार ये नहीं कर रही है, वे इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें कोई कार्रवाई करते हुए नहीं देख रहे हैं। और इजराइल को अपनी और अधिक सैन्य क्षमताओं का उपयोग करने से रोका जा रहा है। अब बहुत ईमानदारी और स्पष्टता से कहूँ तो मैं एक सैन्य दृष्टिकोण से नहीं मानता कि यह उचित है कि आईडीएफ के पास इस वर्तमान स्थिति में हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने, उसे समाप्त करने या सैन्य रूप से हराने की क्षमता है। ये एक ऐसा कार्य होगा जिसमें शायद वर्षों लगेंगे और इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिन्हें मौजूदा समय में इजराइल शायद झोंकना नहीं चाहेगा। हालांकि मुझे जो संभव लगता है और जिसे अपनाया जाना चाहिए, वह एक संयुक्त रणनीति होगी जिसमें अमेरिका, लेबनान राज्य, इजराइल और शायद कुछ अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी, संभवतः यूएई, शायद सऊदी और शायद यहाँ तक कि सीरियाई भी मिलकर एकजुट हों और लेबनान में उस कैंसर जैसी कोशिका जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है को कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करें और उसे सैन्य साधनों, इजरायली दबाव, कुछ लेबनानी दबाव का उपयोग करके कमज़ोर करे। उनकी ऐसा करने की क्षमता सीमित है, लेकिन वहाँ जो आसानी से निशाने पर लिया जा सकता है वो हिजबुल्लाह का आर्थिक ढांचा है। उनके पास लेबनान में एक अलग व्यवस्था है, एक अलग वित्तीय प्रणाली है जो लेबनान की वित्तीय प्रणाली से अलग है। ये हिजबुल्लाह के समर्थकों और दक्षिण समेत जहाँ जहाँ शिया रहते हैं उनका समर्थन करता है। उनके पास एक विशेष बैंक है, कर्द अल हसन, और कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी हैं। उनके पास पेट्रोल पंप है, उनके पास सुपरमार्केट्स हैं। जोनाथन, उस पर हमला क्यों नहीं हुआ? कुछ पर हमला किया गया है, मेरा मतलब है आईडीएफ ने दहिया में पैसे और सोने के भंडार को निशाना बनाया है। हमने ये युद्ध की शुरुआत में किया था जब हसन सालेह जीवित थे। मुझे याद है कि हमने इसे प्रकाशित भी किया था, जैसे कि आप जानते हैं, एक सोने की खोज, जहां आईडीएफ ने दहिया के लोगों को बताया था कि हिजबुल्लाह अपना सोना और पैसा किन किन इमारतों के नीचे छुपा रहा है और हम ये देखना चाहते थे कि क्या होगा और कितने लोग सचमुच वहां जाकर उसे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेबनानी गोल्ड रश, हाँ, लेबनानी गोल्ड रश, एल्डोराडो, लेकिन बुनियादी ढांचे को आर्थिक रूप से उतना नुकसान नहीं पहुंचा है और इसमें भौतिक क्षति हुई है, लेकिन बुनियादी ढांचा मौजूद है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर इजराइल, लेबनानी राज्य और अमेरिका को ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हिजबुल्लाह की जनता का समर्थन बनाए रखने की क्षमता को कमज़ोर किया जा सके, उनके लड़ाकों को वेतन देने की क्षमता को कमज़ोर किया जा सके और ऐसे अलग-थलग सुरक्षित नेटवर्क को बनाए रखने की क्षमता को कमज़ोर किया जा सके, जो ईंधन, गैस, चिकित्सा सेवाएं, स्कूल और पैसे उस आबादी को प्रदान करता है जो इन सेवाओं को पाकर हिजबुल्लाह के प्रति वफादार रहती है और उनका समर्थन जारी रखती है। इसे कमज़ोर करना ज़रूरी है और इसके लिए एक धैर्यपूर्ण, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा जो हर दिशा से दबाव बनाए। इस उद्देश्य के साथ कि अंततः हिजबुल्लाह को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि लेबनानी सशस्त्र बल, लेबनानी सरकार वहां जाकर वो कर सके जो उन्हें करना चाहिए, यानी हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना, ऐसे हताहतों के बिना जो उस सीमा से अधिक हों जिसे वे संभाल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो सीमा बहुत ऊंची है। ये संख्या कम और प्रबंधनीय होनी चाहिए। इसके लिए पहले हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना होगा। मुझे विश्वास है कि ये हासिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये एक यथार्थवादी लक्ष्य है जिसे इजराइल, लेबनान, अमेरिका और अन्य साझेदार मिलकर हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे इजराइल और लेबनान दोनों को फ़ायदा होगा। उम्मीद है हम इसे देखेंगे।
लेकिन समस्या ये है कि आप जानते हैं आतंकवादी संगठन और आतंकी शासन, उनका नज़रिया ज़्यादा दीर्घकालिक होता है। वे लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं। उन्हें चुनावी चक्रों, लोकप्रियता और अनुमोदन रेटिंग्स की कोई चिंता नहीं होती। वे दीर्घकालिक सोचते हैं और हमें, हमारे पक्ष के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें भी दीर्घकालिक सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए। अगर हम एक पल के लिए दूर से देखें और लेबनान, इज़राइल, इस क्षेत्र को देखें, तो अभी वास्तव में अब तक बनाए गए सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ईरानी प्रॉक्सी को ख़त्म करने का एक शानदार मौका है। ईरानी शासन और हिज़्बुल्लाह अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में है। यही समय है, संभवतः लेबनान सरकार के पास देश पर नियंत्रण पाने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उनकी मदद के लिए एक खास समूह तैयार है। अमेरिका, इज़राइल, शायद अमीराती और कुछ अन्य। उन्हें जो करना चाहिए वो है इस मौके को पकड़ना। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे ही ये खत्म होता है, वे खतरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि अमेरिका की आपूर्ति के बिना ये मुश्किल हो सकता है। संभवतः हमारे पास कभी भी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होगा, या ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि राष्ट्रपति ट्रंप से अधिक इज़राइल के पक्ष में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है। वो अमेरिकी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता हम उन्हें समझा पाएंगे कि लेबनान भी जरूरी है। शायद वे इज़राइल को आपूर्ति करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर इज़राइल पूरी ताकत लगाए और कीमत चुकाने को तैयार हो तो वो सक्षम है? हम हिज़्बुल्लाह को उसकी सीमा तक धकेल सकते हैं, उसके वित्तीय संस्थानों और पेट्रोल पंपों पर हमला कर उनकी आमदनी खत्म कर सकते हैं और इतना दबाव बना सकते हैं कि लेबनानी सरकार को दखल देना पड़े। हाँ, अगर सिर्फ सैन्य तरीकों की बात हो तो नहीं, इज़राइल हिज़्बुल्लाह पर ज़ोरदार हमला कर सकता है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये हिज़्बुल्लाह के कमांडरों और उसकी संरचना को गंभीर संरचनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। हम पहले ही कई हजार को मार चुके हैं। हमारे बहादुर लड़ाके आईडीएफ और इजरायली वायुसेना ज़मीन पर नज़दीकी लड़ाई में, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में और अन्य तरीकों से हिज़्बुल्लाह के खिलाफ पहले ही बहुत प्रभावी रहे हैं, जो कि ज़बरदस्त है। मेरे अनुसार सैन्य उपलब्धियां सिर्फ एक सीमा तक ही आगे ले जा सकती हैं। हिज़्बुल्लाह को जब तक शिया आबादी का समर्थन मिलेगा, जब तक उसके पास वो ढांचा, वो आधारभूत संरचना है जो उसे एक राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में रहने की अनुमति देती है, वे सक्षम रहेंगे। आप जानते हैं, वे थोड़ा शांत रहेंगे और आप जानते हैं ज़्यादा रक्षात्मक रहेंगे, ज़्यादा खुले में नहीं आएंगे। वे दबाव के कम होने का इंतज़ार करेंगे और फिर वे दोबारा उभर सकते हैं। और ये आप जानते हैं कुछ ऐसा है जो हमने पहले भी आतंकवादी संगठनों को करते देखा है। आतंकवादी संगठन सिकुड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जब हालात सुधरते हैं, वे फिर फैलते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, विजयी होते हैं और दावा करते हैं कि इस शक्तिशाली राष्ट्र राज्य ने कोशिश की हमें हराने की, लेकिन हम यहाँ हैं। ये भर्ती के लिए एक अच्छा संकेत है और इसे रोका जाना चाहिए। तो मेरी नज़र में व्यापक दबाव, यानी सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, यही सही तरीका है। और मुझे लगता है कि हम आने वाले कई महीनों तक हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई देखेंगे। शायद उतनी तीव्रता नहीं होगी जैसी चाहिए, पर मुझे लगता है हम लगातार प्रयास देखेंगे। जहाँ तक दुनिया या अमेरिका की राय की बात है, मुझे लगता है यहाँ इज़राइल को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, क्योंकि लेबनान ईरान के विपरीत वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित नहीं करता, या यह वास्तव में इस बात को प्रभावित नहीं करेगा कि अमेरिकी लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए कितना भुगतान करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इज़राइल के पास ऐसा करने की ज़्यादा क्षमता होगी। मुझे लगता है कि यूरोपीय क्षेत्र के अरब और कई लोग समझते हैं कि हिज़्बुल्लाह क्या है और वो लेबनान और पूरे क्षेत्र के लिए कितना बुरा है। इसलिए ऐसा करने की इच्छा होगी, या कम से कम इज़राइल को वास्तव में ये काम पूरा करने देने में कम दखल होगा। हमारे और लेबनान के बीच युद्ध का सबसे तेजी से बदलता हुआ पहलू ड्रोन युद्ध रहा है, और हमने इसे कई चरणों में आगे बढ़ते हुए देखा है। ये ऐसा है जैसे बहुत ही कम समय में आईफोन 1 से आईफोन 10 तक जाना, और अब हम फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की बात कर रहे हैं। क्या आप हमारे लिए बता सकते हैं, जोनाथन, कि ड्रोन के साथ हम कहां से कहां पहुंचे हैं?
हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब दोनों पक्षों द्वारा फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें क्यों आ रही हैं? और ये इतने खतरनाक क्यों हैं? हाँ, मेरा मतलब है बहुत कुछ हो रहा है और नागरिक और गेमिंग तकनीक के सैन्य उपयोग और अनुप्रयोग में बहुत सारे तकनीकी विकास हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में बहुत कुछ हुआ है। दोनों पक्षों ने वास्तव में तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए बहुत रचनात्मक तरीके से लागू किया है। मैं कहूँगा कि यूक्रेनियों ने ये रूसियों से बेहतर, तेज और प्रभावी तरीके से किया है। मुझे लगता है छोटी सेना होते हुए भी वे रूसियों पर काफी असर डाल सके हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ भी एक युद्ध क्षेत्र पर होता है, उसे आमतौर पर अन्य युद्ध क्षेत्रों पर देखा जाता है। उसकी नकल की जाती है या उसमें सुधार किया जाता है। तो हम जो देख रहे हैं वो ये है कि इज़राइल और हिज़बुल्लाह नए उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जो सस्ते, तेज़, आसानी से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले और युद्ध क्षेत्र में प्रभावी है। एक हथियार के रूप में आप जानते हैं इन ड्रोन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है, क्योंकि ये वास्तव में ज़मीन पर मौजूद व्यक्ति को, चाहे वो आईडीएफ का सैनिक हो या हिजबुल्लाह का आतंकवादी, खतरा महसूस कराता है या उसे ये एहसास कराता है कि जब भी वो बाहर है और आसमान के नीचे है या किसी बिना बख्तरबंद वाहन में है, तो उसे कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। और आप जानते हैं वो कठिन मानसिक स्थिति होती है। तकनीक के मामले में हम जो देख रहे हैं वो ये ड्रोन है, जो साइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे उन्हें जाम करना, रोकना या हस्तक्षेप करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या आप समझा सकते हैं? यानी एक सामान्य ड्रोन में मेरे हाथ में छोटा सा कंट्रोलर होता है और मेरा DJI हवा में ऊपर उठकर मुझसे दूर चला जाता है। हाँ, तो वो रेडियो पे आधारित है, वो रेडियो है और रेडियो काम कर रहा है। और रेडियो तरंगों को जाम किया जा सकता है और किया भी जाता है। और ऐसे ड्रोन्स को आप जानते हैं उस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और उसे ज़मीन पर गिराया जा सकता है और फिर वो अब कोई खतरा नहीं रहता। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के पास भी तकनीक है जिससे जाम किया जा सकता है। इतनी करीब नहीं है जितनी इजराइल और अन्य देशों के पास है, लेकिन उनके पास भी क्षमता है। और फाइबर ऑप्टिक्स ये बस एक बहुत बहुत पतली चीज़ है। कुछ ऐसा सोचिए जैसे एक बाल हो, शायद बाल से थोड़ा चौड़ा व्यास में। बेशक ये बहुत मजबूत होती है। वो एक छोटे से पॉड में ड्रोन के नीचे होता है, बहुत हल्का, वज़न में बहुत कम, और इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वो बस ड्रोन से रिलीज़ हो जाता है। ये कंट्रोलर ड्रोन से हवा में रहते हुए जुड़ा रहता है। ये एक धागे की रील जैसा है, बिल्कुल। ये लगभग एक पतंग जैसा है, जैसे एक डोरी बंधी। उससे एक डोरी बंधी होती है जो जानकारी को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करती है और इसमें बाहर से कोई दखल नहीं दे सकता। ये रेडियो वेव्स नहीं है और उस पर असर डालने के लिए आपको उसे काटना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वो उड़ रही है। ये ड्रोन बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं और ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होते हैं। मेरा मतलब है ये रणनीतिक नहीं है, लेकिन इन्हें ज़मीन से ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और ये संकरी जगहों में बहुत फुर्तीले हैं और बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और अगर ऑपरेटर के पास कौशल और प्रशिक्षण है, तो आप तेज़ी से चलते हुए लक्ष्यों को भी मार सकते हैं। जैसे 2 आतंकवादी जो मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, पूरी रफ्तार से भाग रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे खुले में होंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जैसा कि आईडीएफ ने कुछ दिन पहले सफलतापूर्वक किया। और दुर्भाग्यवश हमने देखा है कि हिजबुल्लाह ने भी इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया है जब इजरायली सैनिक घायल लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे और एक हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश की थी। हमने उन्हें मरकावा टैंकों, जीपों और अन्य बुनियादी ढांचे, साथ ही उन घरों पर हमला करते देखा है जहां इजरायली सैनिक हैं। ये सब हो रहा है। तो ये एक ऐसा हथियार है जो आप जानते हैं, हैरानी की बात नहीं है, हम काफ़ी समय से इसका कवरेज कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति सैन्य मामलों में रुचि रखता है, उसने दूर से संचालित किए जाने वाले वाहनों की बढ़ती अहमियत को देखा और पहचाना है। चाहे वो वाहन हवा में हो, समुद्र में हो या ज़मीन के नीचे हो, ये वाकई में एक बहुत मजबूत प्रवृत्ति है।
और जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि दोनों पक्ष इनका अपेक्षाकृत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। इज़राइल ने ड्रोन का बहुत प्रभावी ढंग से ज़मीन के नीचे इस्तेमाल किया है ताकि हमास और हिज़्बुल्लाह की भूमिगत संरचनाओं को साफ़ किया जा सके और बारूदी जालों की तलाश की जा सके। और आप जानते हैं इससे पहले कि हम कोई कुत्ता या इज़राइली सैनिक नीचे भेजें, हम ड्रोन से उसे पूरी तरह जाँचते हैं। हम इसका इस्तेमाल आतंकवादियों को मारने के लिए भी कर पाए हैं और इसकी बहुत सारी फुटेज भी सामने आई है। आईडीएफ जब नई तकनीक का उपयोग कर युद्ध क्षेत्र में वो क्या करती है, यह दिखा पाती है, तो देखना अच्छा लगता है। दुख की बात है हिज़्बुल्लाह ने भी इन हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि हम इसे और तेज़ होते हुए देखेंगे जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष, मेरी राय में शायद इज़राइल, ऐसी तकनीकी समाधान नहीं ढूंढ लेता जो दूसरे पक्ष की उस हथियार का इस्तेमाल करने की क्षमता को ख़त्म कर दे। यही हमेशा चक्र चलता है। हमेशा हमलावर और रक्षक के बीच, वारहेड और रक्षात्मक कवच के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। अब मैं चाहता हूं कि हम उत्तर से चलें। चलिए दक्षिण की ओर चलते हैं और गाजा में प्रवेश करते हैं। कई महीनों से इजराइल गाजा पट्टी में फिर एक पीली रेखा पर रुक गया है। आप और मैं गाजा को अच्छी तरह जानते हैं। आप लेबनान को बाकियों से बेहतर जानते हैं। इजरायली सैनिक गाजा में पीली रेखा पर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्थापित एक शांति बोर्ड भी है। मुझे नहीं पता अब उसकी अगुवाई कौन कर रहा है। ये जनता के प्रमुख नहीं, बल्कि शांति बोर्ड का तकनीकी प्रमुख है। हमने सुना है आज सुबह टाइम्स ऑफ इजराइल में लीक दस्तावेज में भी यही कहा गया था। शांति बोर्ड के प्रमुख ने कहा कि अगर हमास बहुत निकट भविष्य में हथियार डालने के लिए राजी नहीं होता, तो इस रिपोर्ट के अनुसार वे इजराइल से यह नहीं कह पाएंगे कि वो हमास के खिलाफ हमले करने से खुद को रोके रखे। क्या आप बता सकते हैं कि गाजा में अभी क्या स्थिति है और अगर हमास हथियार नहीं डालता तो आगे क्या हो सकता है? तो सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव मुझे लगता है कि वो 2803 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो ट्रंप शांति योजना का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, 20 बिंदु। लेकिन ख़ास तौर पर पहला बिंदु ये है कि गाज़ा पट्टी को निरस्त्रीकृत और कट्टरपंथ से मुक्त किया जाएगा। यही कार्यसूची का पहला बिंदु है। निरस्त्रीकरण का मतलब है हमास से उसके हथियार ले लिए जाएंगे, वे अपने हथियार डाल देंगे और गाज़ा पट्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ देंगे। हम अभी भी उसी बिंदु पर हैं। आप जानते हैं, मैं बेहद खुश हूं कि हमारे बंधक अपने घर वापस आ गए हैं। मैं हमेशा राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भागीदारी, उनकी वार्ता टीम और इस चमत्कारी कार्य के लिए आभारी रहूंगा कि वे हमारे सभी बंधकों को घर वापस लाने में सफल रहे, चाहे वे जीवित हों या मारे गए हों। और 2014 के बाद पहली बार गाज़ा पट्टी में कोई भी इजरायली नहीं है। ये एक शानदार उपलब्धि है जिसे हम यहूदी हमेशा याद रखेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप व उनकी टीम के आभारी रहेंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके अलावा जब हम ज़मीनी हकीकत को देखते हैं तो हमारे पास ट्रंप योजना है जो कागज़ पर बहुत अच्छी लगती है। आप जानते हैं, कुछ ऐसा जिसे मुझे लगता है कि इजराइल स्वीकार कर सकता है, जो गाज़ा के लोगों के लिए शानदार होगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए शानदार होगा। ये उन्हें समृद्धि और अच्छे भविष्य की ओर ले जाने वाले एक अलग रास्ते पर डाल देगा। लेकिन सब कुछ इसी पर निर्भर है कि हमास को निरस्त्र किया जाए। और बोर्ड ऑफ पीस के प्रमुख निकोलाई व्लादिनोव, जो एक बहुत ही अनुभवी राजनयिक और राजनेता हैं, वो यहाँ अपने पिछले कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक के रूप में थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक दुर्लभ अधिकारी का उदाहरण, जिन्हें वास्तव में दोनों पक्षों इजराइल और अरबों द्वारा सम्मानित किया गया था और उन्हें प्रभावी माना जाता था। ये ऐसा शख्स है जो बात समझता है और क्षेत्र की गतिशीलता को भी समझता है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा, जो हमने उन्हें कहते हुए नहीं सुना है, लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पष्ट मूल्यांकन है। ये स्पष्ट है कि जब तक हमास के पास हथियार हैं, तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। कोई भी मलबा नहीं हटाएगा, कोई पुनर्निर्माण नहीं होगा, कोई वैकल्पिक आवास नहीं होगा। जब तक हमास गाज़ा पट्टी के बचे हुए हिस्से और वहां रहने वाले लोगों पर अत्याचार करता रहेगा, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यही पूर्व शर्त है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और ये अच्छा है कि अब ये बात सबके सामने है, क्योंकि बहुत से लोग, आप जानते हैं, उन्होंने करीब आधा साल पहले या जब समझौता हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा सोचा था कि ओ नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, अब शांति आ जाएगी और आप जानते हैं एक संघर्ष हल हो गया है।
खैर, दुर्भाग्यवश इतना जल्दी नहीं, और हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। और हमास ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने पिछले हफ्ते आधिकारिक तौर पर कहा, आप जानते हैं हमने इस पर विचार किया। वे कहते हैं, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, और हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। हम गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, और इसका नतीजा ये है कि गाज़ा के लोग दुख में ही रहेंगे। ये गाज़ा पट्टी को हमास के कब्जे में छोड़ देता है। ये गाज़ा पट्टी को भयानक मानवीय स्थिति में छोड़ देता है। और जो भी वहाँ के लोगों की दुर्दशा की परवाह करता है, उसे अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित करनी चाहिए, हमास से छुटकारा पाएं। जैसे ही ये होता है, तब गाज़ा के लिए सकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला होने की संभावना बनती है, जिससे गाज़ा को कट्टरपंथ मुक्त किया जा सकता है और एक अलग तरह की सरकार स्थापित की जा सकती है। पुनर्निर्माण के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, एक अलग शिक्षा प्रणाली के लिए, उन्रवा को गाज़ा से भंग कर बाहर निकालने के लिए, और फिर एक अलग शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए, ताकि गाज़ा के लोग अपने लिए भविष्य की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन में इज़राइल को नष्ट करना उनकी मुख्य प्राथमिकता ना रहे। कई सकारात्मक चीज़ें होंगी। इनमें से कोई भी चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक हमास को निरस्त्र नहीं किया जाता, और आज हम इसी स्थिति में हैं। इजरायली सैनिक गाज़ा पट्टी में तैनात हैं, परत दर परत, सुरंग दर सुरंग को ध्वस्त कर रहे हैं। हमास ने इतने साल और गाज़ा पट्टी को दी गई विदेशी सहायता का इतना बड़ा हिस्सा सैन्य ढांचे के निर्माण में खर्च किया, जिसे इजरायली सैनिक हर दिन ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन निचोड़ ये है कि स्थिति दुर्भाग्यवश निराशाजनक है। अगर हमास खुद हथियार नहीं डालता और कोई उन्हें मजबूर भी नहीं करता, तो गाज़ा पट्टी फिर से वहीं की वहीं रह जाएगी। जिसका मतलब है कि इजराइल को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे यह बेहद संभावित हो जाता है। जॉनथन, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे बातचीत हमेशा एक यात्रा जैसी लगती है। मुझे लगता है जैसे हम किसी हवाई निगरानी वाहन में ऊपर जाते हैं। हम ईरान उड़ जाते हैं, हम हुर्मुज से लेबनान और फिर गाज़ा लौटते हैं। आपकी मध्य पूर्व की समझ गहरी है, और मैं बस हमारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक इजराइल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, इजराइल राज्य के प्रवक्ता के रूप में, जॉनथन, मुझे लगता है आपकी स्पष्टता यहूदी लोगों के लिए एक उपहार है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर भी धन्यवाद। हम आपको जितना हो सके उतनी बार वापस बुलाते रहेंगे। मुझे मजबूर करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर मौके पर खुश होती हूँ। और मुझे लगता है कि जेएनएस उन लोगों को जानकारी देने में बहुत अच्छा काम करता है जो इज़राइल से जुड़ी जटिलताओं, अच्छाई, बुराई और बुरे पहलुओं को समझना चाहते हैं। इज़राइली आईडीएफ जो भी करते हैं, उसे मीठा बनाकर पेश नहीं किया जाता, बल्कि असलियत को बेहतर तरीके से समझाया जाता है, जिससे अक्सर पश्चिमी देशों के बड़े मीडिया के दर्शक वंचित रह जाते हैं। अगर आप सिर्फ मुख्यधारा के मीडिया की ही सुनते हैं, तो ज़मीनी हालात की आपकी समझ अधूरी और गलत होगी। चाहे ईरान, गाज़ा, लेबनान, यहूदा सामरिया या इजरायली राजनीति हो, आपकी समझ गलत होगी। और मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि हमेशा जानकारी के कई स्रोत रखें, जिसमें जेएनएस टीवी भी शामिल है, और दूसरे ऐसे स्रोत भी जो ज़मीनी हालात पर ज़्यादा साफ नज़रिया रखते हैं। और मुझे हमेशा यहाँ आने का मौका मिलकर खुशी होती है। धन्यवाद। डग, धन्यवाद मेरे दोस्त।